गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 40। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यूनिट कॉस्टिंग। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 18 हमने पिछली क्लास के अंदर सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप लोगों ने अब तक प्रोडक्शन अकाउंट बनाना सीख लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम प्रोडक्शन अकाउंट ही बनाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन अकाउंट बनाने का मेथड समझाया था और उसके साथ में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम उसी के आगे का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए देखिए, बुक में क्वेश्चन गिवन है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 19, अप्रैल 2015 के संबंध में, एक मंथ है अप्रैल 2015, उसके लिए एक कोयला कंपनी की व्यक्तिगत खाता बही के निम्न प्रकार से शेष थे। आपको बैलेंसेस दे रखे हैं कुछ। कोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या दिया हुआ है? वेजेस पेड, स्टोर्स यूज्ड, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, स्टेबल एक्सपेंसेस, टिम्बर यूज्ड, रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे खर्चे हैं कॉल से रिलेटेड। ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स? एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं। तो जब हम अगर कोल प्रोडक्शन अकाउंट बनाए तो उस अकाउंट के अंदर ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, सिंपल। उसके बाद आगे देखिए, सेल ऑफ कोल दे रखा है 12,100 टन्स। आपने कोल यानी कि कोयला बेचा है कितना? 12,100 टन, ठीक है। ऑफ द स्टॉक ऑफ कोल, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ कोल 6,900 टन्स वर सोल्ड एट 1 अप्रैल 2015 टू द कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ₹8.10 पर टन। और आगे आपको कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स इन आवर फैक्ट्री। फर्स्ट कोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेकंड कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ बोल रहे हैं कि कोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपने स्टॉक में से क्या किया? 6,900 टन गुड्स क्या कर दिए? कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र किए। और ट्रांसफ़र जो किया है वो ₹10 पर टन के हिसाब से किया। याद कीजिए, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा हुआ था। माइका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था हमारे पास एक, और दूसरा था टेल्कम पाउडर प्रोडक्शन। हमने क्या किया था? माइका से कुछ ट्रांसफ़र दिया था टेल्कम को। वहाँ पर रेट नहीं दी थी हमें सिर्फ इतना कहा था कि इतना आपको ट्रांसफ़र करना है एट कोस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें रेट अवेलेबल है तो हम इसी रेट पर ये ट्रांसफ़र देंगे। समझना इस चीज़ को स्टूडेंट। हम क्या करेंगे? 6,900 टन जो आपको ट्रांसफ़र देना है वो ₹10 की रेट पर ही ट्रांसफ़र देंगे। समझ में आ रही है ये चीज़? ओके, आगे देखिए, कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। रॉ मटेरियल यूज्ड, वेजेस पेड, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, सैलरीज एंड जनरल चार्जेस, सेल ऑफ कोक। ओके, यहाँ तक सैलरीज एंड जनरल चार्जेस तक सारे खर्चे दे रखे कोक प्रोडक्शन से रिलेटेड, फाइन। सेल ऑफ कोक 4,800 टन्स और अमाउंट दे रखी है 84,000। चलिए फाइन। हमें क्या कर रखा है? कोक की भी सेल बता रखी है, कितने टन सेल हुआ। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स 13,620। बाई प्रोडक्ट्स मीन्स एक तरीके से स्क्रैप ही होता है ये। इसको आपने सेल आउट किया तो ये क्या है? हमारी इनकम है। और इनकम को जनरली हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड के साथ लेस करके दिखाते हैं ना। यहाँ पर भी हम जब प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो ऊपर ही इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। और उसके बाद नेट इफेक्ट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि 1 अप्रैल 2015 को कोयले का स्टॉक ₹10 प्रति टन के हिसाब से मूल्यांकित किया गया 7,000 टन, और 30 अप्रैल को ₹12 प्रति टन के हिसाब से 3,000 टन। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों स्टॉक दे रखे हैं कोयले के, यानी कि कॉल का ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, और वैल्यू भी दे रखी है साथ में। आपको वैल्यूएशन करके ही दिया हुआ है पूरा रेट। आगे दे रहे हैं 1 अप्रैल 2015 को कोक का स्टॉक था 25 पर टन के हिसाब से 2,000 टन, और 30 अप्रैल को ₹28 प्रति टन के हिसाब से 1,900 टन। कोक का भी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओके फाइन। खान में कुल उत्पादन कोयले का 15,000 टन हुआ और कोक का 4,700 टन हुआ। ये आउटपुट दे रखे हैं, टोटल प्रोडक्शन दे रखा है। चलिए ठीक है, आगे बोल रहे हैं कोयले और कोक का अलग अलग उत्पादन खाता बनाइए तथा क्रमशः कोयले तथा कोक के खर्चों की प्रत्येक मद की लागत प्रति टन के हिसाब से दिखाइए। आपको क्या करना है? पर टन कॉस्ट बतानी है दोनों की।
फाइन। हमें क्या करना है, 2 अकाउंट्स बनाने, एक तो कोल प्रोडक्शन अकाउंट बनाने, को प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है। देखिए कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस पिछले क्वेश्चन से इसमें चेंज इतना आया है कि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स भी दे रखे हैं और जो ट्रांसफ़र दिया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, उसके लिए आपको रेट भी गिवन है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें बनाना है कोल प्रोडक्शन अकाउंट। सबसे पहले हम कोल प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, टोटल अमाउंट, रेट पर टन, टोटल अमाउंट, रेट पर टन। ठीक है, चलिए टोटल अमाउंट, रेट पर टन, यहाँ भी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स होंगे क्योंकि अकाउंट है ये। टोटल अमाउंट, रेट पर टन। स्टार्ट करेंगे हम कोल प्रोडक्शन अकाउंट। देखिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, वेजेस, जो जो खर्चे दे रखे ना सारे कोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, 1 बाय 1 सबको लिख देंगे बिल्कुल एज इट इज़। जो अमाउंट दे रखी है उसी अमाउंट पर चलिए एक एक करके लिखते हैं। 2 वेजेस, वेजेस कितनी गिवन है, 1,11,120 और आपको प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है कोल का, तो हमें लास्ट में बोला गया था 15,000 टन आपका प्रोडक्शन है। देन यहाँ लिख दे प्रोडक्शन कितना है 15,000 टन। तो हम 1,11,120 को 15,000 से डिवाइड करें, पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ गई, पर टन हमारी कॉस्ट आ गई 7.41। हर एक आइटम के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पर टन कॉस्ट भी साथ के साथ ही फाइंड आउट करनी है। सेकंड देखिए हमें दे रखी है स्टोर्स यूज्ड 5400, तो 2 स्टोर्स लिख दें यहाँ पर, 2 स्टोर्स 5400 डिवाइड कर दें इसे भी 15,000 से, तो हमारे पास पर टन कॉस्ट आ गई 0.36। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें दे रखा है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, तो रिपेयर्स लिख दे 17,380, रिपेयर्स 17,380 डिवाइड कर दो 15,000 से, तो ये हमारे पास आ गया 1.18। चलिए आगे हमें दिया है स्टेबल एक्सपेंसेस 5,860 लिख देते हैं। 2 स्टेबल एक्सपेंसेस 5,860, पर यूनिट रेट देख लेते हैं, निकालते हैं, आ गई 0.39, 0.39 कैसे निकल रही है पर टन रेट, 15,000 से डिवाइड करते जा रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए टिम्बर यूज्ड दे रखा है 9,300, टिम्बर 9,300 टू टिम्बर। इस 9,300 को भी हम डिवाइड कर दें 15,000 से, तो हमारे पास आ गई रेट 0.62, चलिए 0.62। इसके बाद आगे हमें दिया हुआ रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,620 लिख देते हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,620, इसको भी हम 15,000 से डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, हमारे पास रेट आ गई 0.37, 0.37। चलिए आगे हमें लास्ट डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दोनों गिवन है। टू डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 7,620 लिख देंगे इसे। पर टन रेट निकाल लेते हैं 0.51। इसके बाद लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 17,700। पर टन रेट निकालें, इसको डिवाइड कर दें हम 15,000 से 1.18। ये हमने जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे हमारे कोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे लिख दिए हमने। अब क्रेडिट साइड पे एक बार इस अकाउंट को क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्लोज किया जाएगा। यही सीखा है ना, कॉस्ट सारी लिखो एक बार, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़कर सारे खर्चे लिखो, एक बार के लिए अकाउंट को क्रेडिट साइड पे क्लोज कर दो। देन ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कैरिड डाउन। चलिए टोटल कर लेते हैं सभी की, जो जो खर्चे बुक में दे रखे थे एज इट इज़ हमने लिखे हैं, उन सब की टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई 1,80,000 और इसको डिवाइड करें 15,000 से तो 12। चलिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,80,000, 15,000 से डिवाइड किया 12। एक बार के लिए अकाउंट को यहाँ पर कर दीजिए क्लोज। एनी डाउट? नो? चलिए अब हम इसी अकाउंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैरिड डाउन यहाँ हो जाएगा ब्रॉड डाउन बाय टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ब्रॉड डाउन कितनी 1,80,000 और पर टन कितना ₹12। अब देखिए आगे हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें किसका, कोल का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और उसका वैल्यूएशन भी इन्होंने कर रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है जिसका वैल्यूएशन हो रखा है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाता है ना, तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिख दें टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना हमें क्वेश्चन में क्लियर लैंग्वेज में दे रखा है। कोल का ओपनिंग स्टॉक था 7,000 टन्स और उसका वैल्यूएशन हो रखा है ₹10 पर टन के हिसाब से। दैट मीन्स 7,000 इंटू 10 70,000। चलिए ठीक है। इसके बाद अब हम अपनी कॉस्ट लिख देते हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी थी टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन, ये हो गया 1,80,000। इसके बाद हमें और इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कॉल भी दे रखा है हमें। चलिए क्लोजिंग स्टॉक को भी अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन करके हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 30 अप्रैल को वैल्यू थी यहाँ पर 3,000 टन, ₹8 पर टन। देन 3,000 इंटू 12 यानी कि 36,000। चलिए ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कितनी सेल हुई, कितना ट्रांसफ़र हुआ, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, ये सब कुछ देखना है। अभी तक जो क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी थी हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ उन चीज़ों को बस उतारा है फॉर्मेट के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है दो चीज़ें। आपने जो कोल का प्रोडक्शन किया है ना, उसमें से कुछ तो आपने सेल आउट कर दिया, कुछ आपने कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र दिया, और दोनों की ही रेट्स हमें दे रखी है तो कोई इशू नहीं। देखिए 22 हमें बता रखा है कि 12,100 टन आपने सेल आउट किया 2,05,700 रुपये में, तो इसे तो लिख दे बाई सेल। $2,05,700 ये आपकी सेल हो गई 12,100 टन। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, एज इट इज़ रिकॉर्ड किया। आगे हमें बोला है कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं 6,900 टन, ₹8 पर टन, दैट मीन्स 69,000। है सिंपल, यही हुआ है ना। आपने क्या किया, कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 6,900 टन ट्रांसफ़र किए, ₹8 पर टन सीधा सीधा दिया हुआ है, 69,000 हमने लिख लिया। तो चलिए अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ हो चुकी है, सारा कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो बैलेंस है वो या तो हमारा प्रॉफिट या तो हमारा लॉस। तो इस साइड भी टोटल लगाए, इस साइड भी टोटल लगाए। इधर तो 250 हो गई, इधर ज़्यादा ही है 250 से। देखिए 2,05,700 प्लस 69,000 प्लस 36,000, तो ये आ रही है 3,10,700। डिफरेंस इधर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट जो भी बैलेंस बच रहा है हमारा 60,700। यस एग्जैक्टली 60,700, ये हमारा प्रॉफिट फ्रॉम कोल प्रोडक्शन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? समझ में आई चीज़? कैसे क्या किया हमने, जो जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन थी एज इट इज़ उनको लिखा है हमने, बस बिल्कुल सिंपल। आ गया अच्छे से समझ में? ये हमारा कोल प्रोडक्शन अकाउंट बना। इसी मेथड से हम बनाएंगे हमारा अब सेकंड कोक प्रोडक्शन अकाउंट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं कोक प्रोडक्शन अकाउंट। कोक प्रोडक्शन अकाउंट, कोक
प्रोडक्शन अकाउंट इसी फॉर्मेट में बनेगा, सेम वही। टोटल अमाउंट पर टन, यहाँ भी यही टोटल अमाउंट पर टन। चलिए देखिए, कोक प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर जो फर्स्ट एंट्री आने वाली है वो आएगी हमारी कोल प्रोडक्शन अकाउंट से, जहाँ पे हमने 6900 टन्स का ट्रांसफ़र दिया है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट टू कोल प्रोडक्शन अकाउंट कितना अमाउंट आया। यहाँ पे देखिए हमें रेट लिखनी है अब, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोक का प्रोडक्शन भी गिवन है और कोक के प्रोडक्शन के लिए बताया गया है 4700 टन्स, 4700 टन का प्रोडक्शन हुआ है। चलिए अच्छी बात है। तो 69,000 टन को 69,000 रुपीज़ को डिवाइड कर दे 47,100 टन से, यह आ गया 14.68। फाइन, आगे चलते हैं। अब जो जो एक्सपेंडिचर से रखे हैं ना कोक से रिलेटेड, उनको एज इट इज़ उतारना है एक एक करके। देखिए सबसे पहले दिया है रॉ मटेरियल यूज्ड 6300, यहाँ लिख दे टू रॉ मटेरियल 6300, डिवाइड कर दे इसको 4700 से 1.34। चलिए आगे हमें एक्सपेंडिचर गिवन है रिपेयर्स वेजेस दे रखा है पहले 31,000। चलिए लिख देते हैं टू वेजेस 31,000। तो इस 31,000 को भी डिवाइड हम किससे कर देंगे 4700 से, ये हमारा आ गया 6.60। ओके फाइन। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है रिपेयर्स 20,800। चलिए लिखते हैं रिपेयर्स 20,800 डिवाइड किससे कर देंगे 4700 से, ये आ गया हमारा 4.43। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है देखिए सैलरीज एंड जनरल चार्जेस 18,120। चलिए टू सैलरीज एंड जनरल चार्जेस 18,120 और ये 18,120 को भी हम डिवाइड कर दे 4,700 से 3.86। सारे खर्चे लिख दिए, सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। अब इसके अलावा कोई कॉस्ट हमें नहीं दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ हम क्रेडिट साइड एक बार अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद करिए हमें कोक प्रोडक्शन अकाउंट से रिलेटेड कुछ सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स दे रखी है, सेल ऑफ स्क्रैप कहिए, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट कहिए, लगभग सेम चीज़ है। तो इसे हम क्रेडिट साइड पे एज एन इनकम शो करेंगे बाय सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। कितना दे रखा है आपको, तो सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आपको गिवन है 13,620। तो पर यूनिट निकाल लो, इसको भी 4700 से डिवाइड कर लो 2.91। चलिए मतलब हम हमारे सारी यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही है ना उन सब की कॉस्ट 2.91 से रिड्यूस हो जाएगी। यही होता है सेल करने का मतलब, बाय प्रोडक्ट सेल हुई मतलब इनकम हुई। इस इनकम को यहाँ दिखाने का मकसद क्या है, क्यों दिखाया जाता है, ताकि हमारी जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट के अंदर कमी आ जाए। अब बस एक बार के लिए अकाउंट यहाँ पे क्लोज, यहाँ लिख देंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन, कर देते हैं टोटल। ये आती है 1,45,220, 1,45,220 माइनस कर देते हैं 13,620, ये आ गया 1,31,600। डिवाइड कर देते हैं 4700 से, कॉस्ट आ गई हमारी 28, ये हो गया जैसे 30.91, 30.91 प्रॉपर हमारा अकाउंट क्लोज। अब हम क्या करेंगे आगे इसी अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वगैरह यहाँ लिखने। तो यहाँ सबसे पहले तो लिख दे टू ओपनिंग स्टॉक, हमें गिवन है कोक का भी ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और कोक का क्लोजिंग स्टॉक भी हमें
गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं। देखिए कोक का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक ऑफ कोक एट 1 अप्रैल 2015 वॉज 2000 टन्स वैल्यूड एट ₹25 पर टन, दैट मीन्स 2000 इंटू 25 मीन्स 50,000। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोला है 1900 टन्स वैल्यूड एट ₹28 पर टन, 1900 इंटू 28, 1900 इंटू 28, ये आ गया हमारा 53,200 डन। अब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लिख देते हैं यहाँ पे, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 1,31,600। चलिए अब हमारी जो कोक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पे एक तो हमें सेल दे रखी है 4800 टन्स की 84,000 पर, बाय सेल्स 4800 टन 84,000 पर। दैट्स ऑल। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशंस थी वो सारी हमने लिख दी। देखिए प्रोडक्शन हमने कितना किया 4700 टन का, तो ये 4700 प्लस 2000 ये हो गए 6700, और इधर भी ये हो गया हमारा 6700, मतलब ऑल क्लियर। जैसे यहाँ पे भी अगर हमने वो चेक किया तो कैसे होगा कि हमने कितना प्रोडक्शन किया 15,000 टन्स का, देन 15,000 प्लस 7,000 टोटल हमारे पास अवेलेबल थी 22,000 टन्स, उसमें से 12,100 हमने सेल आउट किए, 6,900 हमने ट्रांसफ़र किए और 3,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में रह गए, हो गए 22,000 टन। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों साइड भी बैलेंसेस मैच है क्वांटिटी के, 2,000 4700 6700 एंड 48 प्लस 19 दैट इज ऑल्सो 67। तो अब जो भी डिफरेंस है अमाउंट्स के अंदर वो या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है, तो यहाँ पर हमें लॉस वाली कंडीशन समझ आ रही है। इधर 1,80,000 से ज़्यादा टोटल आ रही है, 1,81,600, लेकिन इधर माइनस कर देते, डिफरेंस देख लेते हैं, -84,000 माइनस 53,200, बिल्कुल यहाँ पर लॉस है 44,400 का। दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये लॉस बैलेंसिंग फिगर, ओके। तो समझ में आई चीज़ें, कैसे हमने क्वेश्चन करना है, क्लियर हुआ। तो सिंपल ही है, कोई प्रोडक्शन अकाउंट बनाना बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बिल्कुल सिंपली बन जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी आप कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा गिवन है, XYZ लिमिटेड एक उत्पाद P के कई आकार बनाते हैं, ओके। उन्होंने विभिन्न आकारों को मुख्य रूप से 4 वर्ग A, B, C, D में वर्गीकृत कर रखा है। मतलब एक प्रोडक्ट है आपका P, उसकी अलग अलग साइज़ आप बनाते हो और उन साइज़ को आपने क्या नाम दे रखा है, A, B, C और D। चलिए ठीक है। यदि कंपनी उद्योगशाला में केवल एक वर्ग बनाए, मतलब अगर फैक्ट्री के अंदर केवल एक ही टाइप के गुड्स बनाया जाए, मतलब एक साइज़ के ही बनाया जाए, या तो A या तो B या तो C या तो D, तो फिर मंथली प्रोडक्शन A की 5,000 इकाइयाँ, B की 10,000 इकाइयाँ एवं C की 15,000 इकाइयाँ या फिर D की 30,000 इकाइयाँ हो सकती हैं। समझिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि आप एक प्रोडक्ट P है उसकी 4 साइजेस बना रहे हैं, A साइज़, B साइज़, C साइज़ और D साइज़। अगर आप एक ही साइज़ बनाओ, एक पूरे मंथ के अंदर एक ही साइज़ बनाओ, चलिए हमने माना कि हम सिर्फ A साइज़ बनाएंगे तो आप 5,000 यूनिट्स बना सकते हो। हमने सोचा कि नहीं हम सिर्फ B साइज़ बनाएंगे तो आप 10,000 यूनिट्स बना सकते हो। आपने सोचा कि हम सिर्फ C साइज़ बनाएंगे मतलब 15,000 यूनिट्स बना सकते हो। आपने सोचा कि हम D साइज़ ही बनाएंगे केवल तो आप 30,000 यूनिट्स तक बना सकते हो। ये हमें बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए स्टूडेंट्स कि आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन है कि आप अपने पास जो रिसोर्सेज है उनके हिसाब से आप अपनी इन चारों साइजेस में कितना कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, A की 5,000 यूनिट्स, B की 10,000 यूनिट्स, C की 15,000 यूनिट्स।
और डी की 30,000 यूनिट्स, ये मैक्सिमम पॉसिबल। सब एक साथ नहीं, या तो ए 5,000 बने या बी 10,000 या सी 15,000 या फिर डी 30,000 बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, रिसोर्सेज तो वही है, यानी कि आपके पास जो भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस लगाने का, वो सारी चीज़ें सब कुछ सेम रहेगी और उन्हीं खर्चों के अंदर, उस कॉस्ट के अंदर आप इतनी इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो। यहाँ से अगर हम समझना चाहें तो क्या हमें ये लगता है कि ए और डी की यूनिट्स बराबर है क्या? मतलब ए में जितना खर्चा लगता है क्या उतना ही खर्चा डी में लग रहा है? देन नो, डी से 6 गुना ज़्यादा खर्चा ए की एक यूनिट पर पड़ता है। तभी तो आप इतने ही मटेरियल से डी की तो 30,000 यूनिट्स बना लेते, लेकिन ए की सिर्फ 5,000 ही बना पाए। मतलब कि इससे 6 गुना खर्चा इसमें लगता है। इसी तरह अगर बी और डी को कंपेयर करें तो मतलब इससे 3 गुना खर्चा बी में लगता है, डी से 2 गुना खर्चा सी में लगता है और डी को 1 भी माना जा सकता है। तो ये वेटेज है, एक तरीके से हमें समझना इस चीज़ को, आगे काम में आएगा। एक क्वेश्चन में समझ में आ रही है ना चीज़, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके बेस पे हमने ये समझ लिया कि अगर आप ए की 5,000 यूनिट्स बना रहे हो सिर्फ, इसका मतलब है कि आप डी के जो भी रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज से हम डी की जब 30,000 यूनिट्स बना सकते हैं। मतलब डी के कंपैरिजन में ए का वेटेज 6 गुना है, ए की एक यूनिट डी से 6 गुना ज़्यादा कॉस्ट से बनेगी। समझ में आ रही है? वेटेज यानी कि भार हमने दिया है एक तरीके से। चलो आगे समझेंगे इस चीज़ को, और ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको कि किस तरीके से हमने वेट दिया है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के प्रोडक्ट्स को। आगे देखिए और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, निम्नलिखित सूचनाओं से आपको प्रत्येक उत्पादन वर्ग पर मूल लागत, कारखाना लागत और कुल लागत दिखाते हुए लाभ या हानि ज्ञात करना है। आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट या फिर लॉस, चारों साइजेस में, मतलब किसी में प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी में लॉस भी हो सकता है। आपको प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और टोटल कॉस्ट शो करनी है। चलिए ठीक है, इन्फॉर्मेशंस क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ मंथ, कितनी यूनिट्स बनाई, ए की 675, बी की 1800, सी की 4050 और डी की 9450। कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिर आगे दे रखा है। ओके, वर्क्स ओवरहेड हमें दे रखे हैं कि वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द मंथ आर ₹81,000। माह के कारखाना ऊपरी व्यय 81,000 रुपये टोटल दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड टोटल हमें दे रखी है, आगे देखेंगे इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं होगा तो वेजेस के रेशियो में जाएगा। देखिए आगे, विक्रय एवं वितरण लागत की गणना कारखाना लागत पर 10% से करनी है, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी उसका 10% सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारखाना ऊपरी व्ययों का प्रत्येक वर्ग में बंटन उत्पादित इकाइयों की संख्या के आधार पर करना। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ जो पॉइंट अभी मैंने समझाया था ना आप लोगों को कि वेट दे के समझाया था, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग जब चैप्टर हमने शुरुआत में पढ़ा था स्टूडेंट्स, याद कीजिए मैंने कहा था कि यूनिट कॉस्टिंग वही एप्लीकेबल है जहां प्रोडक्शन जो है वो एक जैसी यूनिट्स का हो रहा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो 4 साइजेस आपको दे रखी है वो एक जैसी तो नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है। तभी तो ए की सिर्फ 5,000 बन सकती है और डी की 30,000 बन सकती है। दैट मीन्स जो यूनिट्स आपको दे रखी है उन यूनिट्स को आपको वेट देना पड़ेगा। वेट देने के बाद जो वेटेड प्रोडक्शन आएगा उसके रेशो में भले ही हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को बांट सकते हैं। प्रॉपर नोट बनाएंगे, इसके लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देख लेते हैं। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है उन सारे खर्चों को तो हम लिख देंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। 4 साइजेस हैं तो 4 कॉलम बना लेंगे। साइज ए, साइज बी, साइज सी, साइज डी। चलिए
हमें प्रोडक्शन भी दे रखा है चारों प्रोडक्ट्स का, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है, यूनिट्स हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले, क्योंकि हमें पर यूनिट कॉस्ट नहीं पूछी गई है इसलिए हमने पर यूनिट का कॉलम बनाया भी नहीं है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, हमें क्योंकि प्राइम कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट इस तरीके से शो करना है तो प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनेगा। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें गिवन है सभी प्रोडक्ट्स के लिए, लिखे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना कितना। देखिए ए प्रोडक्ट में दे रखा है 3500, बी में 6500, ये 3500, 6500, नेक्स्ट 9500 और 27500। क्लियर? चलिए ठीक है। अब आगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ए बी सी डी चारों के लिए लेबर कॉस्ट दे रखी है हमें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना कितना की मैंने देखिए 3000, 5500, 7500 और लास्ट हमें दे रखा है 21000। ये क्या हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 6500, 12000, 17000 और 38,500। चलिए आगे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वर्क्स ओवरहेड की फैक्ट्री, सॉरी 48, वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है। ऐड करें वर्क्स ओवरहेड का हो फैक्ट्री ओवरहेड का हो, बोथ आर सेम। टोटल 81,000। अब इन फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड को हमें क्या करना है, एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में? साइज ए, साइज बी, साइज सी और साइज डी में। अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, इनको वेट देना पड़ेगा। वेट देने के पीछे का रीज़न समझिए स्टूडेंट कि इकाई लागत विधि या यूनिट कॉस्टिंग आप तभी एप्लीकेबल होगी जब यूनिट्स जो है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक समान हो। लेकिन यहाँ पर उत्पादित इकाइयाँ एक समान नहीं है, अतः उत्पादन के आधार पर उनको भार दिया जाएगा। इसको अगर हम एज अ नोट भी लिखें, बिल्कुल मैं नोट लिखवा रही हूँ आपको कि यूनिट कॉस्टिंग मेथड तभी अपनाया जा सकता है। प्रॉपर नोट लिखना कुछ चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, जब उत्पादित इकाइयाँ एक समान हो। मीन्स अगर एक जैसे यूनिट्स नहीं हैं तो फिर आप यूनिट कॉस्टिंग मेथड नहीं लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप किसी बेस पे उन यूनिट्स को एक जैसा बना सकते हो तो फिर आप उसको यूनिट कॉस्टिंग मेथड अप्लाई वहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पे बनाया जा सकता है क्योंकि हमें एक रेशियो टाइप गिवन है कि 5000 यूनिट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30,000 यूनिट्स ऑफ डी। समझ में आ रही है चीज़? तो जब उत्पादित इकाइयाँ एक समान हो, प्रश्न में मतलब इन आर क्वेश्चन साइज ए, बी, सी व डी की इकाइयाँ एक समान नहीं है, अतः पहले इन सभी इकाइयों को उचित भार देकर, यानी कि वेट, उचित भार देकर एक समान बनाया जाएगा। एक समान बनाएंगे कैसे? तो किसी एक को तो बेस मानना ही पड़ेगा। जैसे ए का 5000, बी का 10, सी का 15, डी का 30। तो हम क्या करें कि यदि साइज डी के प्रोडक्शन को 20 बनाया जाए, यानी कि आधार बनाया जाए, तो भार साइज सी के लिए 2, बी के लिए 3 व ए के लिए 6 होगा। कैसे होगा? 6, 1, 3, 2। ये स्टार्टिंग में ही मैंने समझा दिया ना क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल। देन
वेट हमारा कितना हो जाएगा, साइज सी के लिए 2, मतलब कि डी से डबल आपका जो रिसोर्सेज है वो यूज़ होता है सी में, डी से ट्रिपल यूज़ होता है बी में, और डी से 6 टाइम्स ज़्यादा यूज़ होता है ए के अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से हमें नोट लिखना है स्टूडेंट्स। अब ये वेट देने के बाद हम क्या करेंगे, वेटेड प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे। ये नोट समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छे से प्रॉपर लैंग्वेज में इस तरीके से आपको नोट लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वेट देंगे, वेटेड प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम लिख दें एक तरीके से, स्टेटमेंट टाइप बना ले, फॉर्मेट बना ले छोटा सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉर्शनमेंट, एलोकेशन, जो भी लिखे। देयर आर 4 साइजेस, चारों के लिए कॉलम बना ले, ए बी सी डी, साइज ए, साइज बी, साइज सी एंड साइज डी। सबसे पहले हम लिखे प्रोडक्शन, इनका जो एक्चुअल प्रोडक्शन रहा है इन यूनिट्स, क्वेश्चन में गिवन है, देख लीजिए, 675, 1800, सी की यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है 4050, ये 9750। चलिए अब यहाँ हम इन्हें क्या देंगे, वेट। क्या दिया हमने, डी को 1 माना तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, यही वेट दिया हमने। तो यहाँ क्या आएगा, वेटेड प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई करो 675 इंटू 6, 4050, ये 5400, ये 8100, ये 9750। अब हमें क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने दे रखे हैं हमारे, वर्क्स ओवरहेड दे रखे हैं टोटल, देखिए वर्क्स ओवरहेड 8100। तो यहाँ हम लिख दें वर्क्स ओवरहेड 81,000 इन द रेशियो ऑफ वेटेड प्रोडक्शन, वेटेड प्रोडक्शन के रेशियो के अंदर 81,000 के फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिंपल, समझ में आ रही है चीज़? क्या किया, पहले तो हमने इन यूनिट्स को यूनिफॉर्म बनाया, एक जैसा बनाया, क्योंकि ज़रूरी था। यूनिट कोस्टिंग मेथड का बेसिक रूल है कि वो तभी ऑप्ट किया जा सकता है जब आपकी यूनिट्स जो कि प्रोड्यूस हो रही है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी हो। बट इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स यूनिफॉर्म नहीं थी, दैट्स वाई हमने इनको वेट दिया, वेट देके हमने इनको यूनिफॉर्म किया ताकि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सके ओवरहेड्स का। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, टोटल 81,000, पहले इन चारों की टोटल करें, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो में बांटना तो आता ही है सबको, 12,150 रुपये, फिर इसका 5400, ये हो गया 16,200 रुपये। साइज सी के लिए 8100, तो ये हो गया 24,300। ये हो गया 28,350। दैट्स ऑल। समझ में आ गई? अब हमने क्या कर दिया, वर्क्स ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही दिया है, तो अब हम इन्हें अपने स्टेटमेंट के अंदर लिख दें। चलिए एक एक करके लिख देते हैं। 12,150, 16,200, 24,300, 28,350। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्या, वर्क्स कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट। चलिए टोटल कर लेते हैं, 18,650, ये आ जाएगा 48,500 प्लस 28,350, 76,850। चलिए नेक्स्ट, यहाँ ऐड होते हैं जनरली ऑफिस ओवरहेड्स, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट ऐड होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और उसके लिए सिंपल सी लाइन दी हुई है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ वर्क्स कोस्ट। लिख दे सिंपल, 10% ऑफ वर्क्स कोस्ट, मतलब 1865
2820 4130 7685, that is our total cost. कर ले टोटल 20,515, 31,020 रुपये, 41,300 में 4130, 45,430 और लास्ट 74,850 प्लस 84,535, दैट इज आवर टोटल कॉस्ट. एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो. चलिए आगे, बस हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होने में. यहाँ हम लिखेंगे सेल्स, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है और यूनिट्स पे दे रखी है. जैसे ए में 675 यूनिट्स है, बी में 1800 यूनिट्स है, सी में 4050 यूनिट्स है और डी में 9750 यूनिट्स, और इन सब की सेलिंग प्राइस दे रखी है. कितनी कितनी देखिए, हमें दे रखी है 30, 20, 15, 12. 30, 20, 15, 12. सॉल्व करते हैं. 675 इंटू 30, ये आता है 20,250 रुपये. चलिए 36,000, 60,750, 1,13,400. डिफरेंस, कहीं प्रॉफिट है कहीं लॉस है. चलिए यहाँ लिख देते हैं ऐड और लेस. ऐड होगा प्रॉफिट, लेस होगा लॉस. चलिए यहाँ देखिए लॉस दिख रहा है. कॉस्ट आपकी 20,515 एंड सेल्स जस्ट 20,250, 265 का लॉस. ओके, यहाँ प्रॉफिट है 36,000 माइनस 31,020, 4980, ये हमारा प्रॉफिट. यहाँ भी प्रॉफिट है 15,320 रुपये. यहाँ भी प्रॉफिट 28,865 रुपये. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? समझ में आई चीज़ अच्छे से? क्वेश्चन सिंपल था, बस एक पॉइंट डिफरेंट था और उस पॉइंट के लिए हमने प्रॉपर नोट डाल के मैंने आप लोगों को 2 बार एक्सप्लेन कर दी इस चीज़ को कि हमने क्यों इस तरीके से किया. क्योंकि हमें जो प्रोडक्शन का रेशियो दे रखा था, क्या था स्टूडेंट्स? ए 5,000, बी 10,000, सी 15,000, ये मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन था. डी 30,000, मतलब डी की 1 यूनिट बनाओ, डी के प्रोडक्शन को बेस बनाया जाए तो बाहर क्या होगा? साइज सी की 2 यूनिट्स के बराबर, मतलब कॉस्ट वहाँ पे है. बी में 3 और ए में 6 के बराबर. तो हमने बाहर दिया, वेट दिया और वेटेड प्रोडक्शन निकाल के वेटेड प्रोडक्शन के रेशियो में हमने 81,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट्स ऑल. समझ में आई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20. आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे. इनको पढ़िए, समझिए. थैंक यू.